ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं बाल कार्यक्रम। सबके दिलों में और सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ कि खुश रहे आप हरदम, शुरू करते हैं आज का बाल कार्यक्रम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अव्युक और मेरे साथ है मेरे कुछ साथी। तो जानते हैं उनका नाम। हाय, मैं हूँ गर्वित। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है खुश। फ्रेंड्स, अभी पिछले संडे मैं अपने मम्मी पापा के साथ लाल किला देखने गया था। क्या आपको पता है कि लाल किला किसने बनवाया था? हाँ, मुझे पता है, मुगल सम्राट शाहजहां ने। बिल्कुल ठीक। शाहजहां ने 1639 को किले का निर्माण शुरू करवाया और 6 अप्रैल 1648 को ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। मतलब कि लाल किले को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। मगर लाल किले के अंदर कई जगह मुझे बहुत गंदगी दिखी, कहीं पान की पीक तो कहीं कचरा। क्या आपको नहीं लगता कि ये कितनी गलत बात है? हाँ बिल्कुल, बहुत गलत बात है। हर मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी भी है, मगर इन्हें सुरक्षित रखने की जगह हम इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वह कूड़ा करकट फैलाकर। एकदम सही कहा तुमने खुश। अब इंडिया गेट को ही देख लो। कुछ दिन पहले मैं वहाँ घूमने गया था तो मैंने देखा एक फैमिली वहाँ पिकनिक मनाने आई हुई है। उसमें बड़े बच्चे सभी थे। सभी ने खाया पिया और कचरा वहीं छोड़ दिया, संतरे के छिलके, चिप्स के पैकेट वगैरह। बिल्कुल गर्वित, हम बच्चों को भी चाहिए कि किसी भी स्मारक, पार्क या कहीं भी घूमने जाएं तो या तो अपना कचरा अपने साथ ले जाएं या फिर उसे जगह जगह लगे कूड़ेदानों में डालें। और इसी पर एक सुंदर सी कविता मैं आप सबको सुनाती हूँ। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ सुंदर समाज बनाएं, स्वच्छ सुंदर बनाएं इस धरती को, वातावरण को शुद्ध बनाएं, कूड़ा फेंके कूड़ेदान में, इधर उधर न ढेर लगाएं, गंदगी को दूर भगाकर अपने घर को स्वच्छ बनाएं, वायु को प्रदूषित न होने दे, आओ इसको शुद्ध बनाएं, एक नया संकल्प उठाकर हर दिन नए पेड़ लगाएं। स्वच्छ रहेगा जब हर घर, तभी तो स्वच्छ समाज होगा, तभी विकसित होगी नई मानसिकता जिसकी करते हैं हम सब कल्पना। वाह वैष्णवी, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। क्या ये कविता तुमने खुद लिखी है? नहीं, ये कविता मैंने खुद नहीं लिखी, ये मैंने कहीं पढ़ी थी और मेरे पास ऐसी कविताएं हर समय तैयार रहती हैं। वाह, क्या बात है। तो हम ऐसी कविता तुमसे सुनते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसी कविताएं तो हम सुनते रहेंगे। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं? नहीं, हमें नहीं पता। यूनेस्को ने हमारे देश में 40 वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस घोषित किए हैं। उनमें से 7 नेचुरल, 32 कल्चरल और एक मिक्स्ड प्लेस है। हमारे देश में सबसे पहली बार एलोरा की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस घोषित किया गया था और इन वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस को देखने के लिए हमारे देश में दुनिया भर से लोग आते हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब भी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस में से एक है। आगरा का ताजमहल भी तो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस में आता है, जिसे देखने सारी दुनिया जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क को कैसे भूल गए, वो भी तो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस में शामिल है। तो फ्रेंड्स, सोचो कि हम यहाँ घूमने जाए और जगह जगह हमें सिर्फ कचरा दिखाई दे और बदबू आती रहे, तो क्या हम इन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ताजमहल हो, लाल किला हो या हमारे देश का कोई भी मॉन्यूमेंट, हमें हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए। हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स
न सिर्फ हमारे लिए बल्कि विश्व भर के सभी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ऐसे में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं, खासकर दीवारों पर लिखना, थूकना और कचरा फैलाना। तो फ्रेंड्स, जब भी आप घूमने जाएं, ना दूसरों को कचरा फैलाने दें, ना खुद कचरा फैलाएं। अच्छा दोस्तों, क्या कोई बता सकता है कि हमारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो कभी हमसे नाराज नहीं होता, जो हमें सिखाता भी है और बताता भी है, जो हमें हंसाता भी है और रुलाता भी है। हम चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए उससे, पर वो हमसे कभी नाराज नहीं होता। ऐसा तो कोई दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त है मेरी क्लास में पढ़ने वाले शौर्य सिंह, आयुष्मान और ओम कृष्णा। हम खूब बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें भी शेयर करते हैं और खूब मस्ती भी। मगर हमारी भी आपस में लड़ाई हो जाती है, कभी वो नाराज हो जाते हैं तो कभी मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरे भी ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि कार्तिक, आरव, विवान और समृद्ध। ये चारों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाता है। तो मुझे तो ऐसा कोई दोस्त याद नहीं आ रहा। अरे फ्रेंड्स, मैं उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबसे अच्छे दोस्त यानी बुक्स की। ओह, कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान का बदले, तभी तो इसकी शान है। क्या बीता क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। कबीर के दोहे हैं इसमें, संतों की इसमें वाणी है। पढ़कर लाभ ही होता है, होती न कोई भी हानि है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका न इसमें जवाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। मंजिल पर जो पहुंचाती है, वही तो ये राह है। हर जिज्ञासु के मन में इसको पाने की चाह है। ये तो वो सागर है जिसमें भरा ज्ञान में आब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। यस फ्रेंड्स, बुक्स ना सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, बल्कि हमें प्रेरणा भी देती हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। हमारे स्कूल, मोहल्ले, कॉलोनी, अपार्टमेंट में कई दोस्त हैं जो कभी हमसे रूठते हैं तो कभी हम उनसे किसी बात पर नाराज हो जाते हैं। मगर बुक्स ही एकमात्र हमारी ऐसी दोस्त है जो बिना शिकायत किए अपनी दोस्ती निभाती है। इनसे दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये हमें ज्ञान का अनमोल खजाना देती हैं और बदले में कुछ नहीं मांगती, न कोई शिकायत करती हैं और ना ही कभी रूठती हैं। अच्छा गर्वित, मुझे तुम्हारी ये बात तो समझ आ गई कि बुक्स हमारी कैसे सबसे अच्छी दोस्त है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो तुमने कहा कि हम चाहे इनसे कितना भी गुस्सा हो जाए, ये हमसे कभी गुस्सा नहीं होती। कैन यू एक्सप्लेन इट? मुझे पता था वैष्णवी, तुम जरूर ऐसा ही कुछ पूछोगी, लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि जब तुम्हें कोई चीज याद नहीं होती तो सबसे पहले तुम ही किताब पटकती हो। पर क्या आज तक किताब ने कभी तुम्हें पटका है? वैसे फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आजकल तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी बुक्स या स्टोरीज को अपने टैब में या फिर कंप्यूटर पर देख लेता हूँ। मगर भले ही टेक्नोलॉजी ने हमारी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया है, लेकिन किताबों की जगह कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर सारा दिन हम टैबलेट, मोबाइल या लैपटॉप देखते रहेंगे तो इसका असर हमारी आंखों के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा। हम चिड़चिड़े रहने लगेंगे और बात बात पर गुस्सा आएगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा गर्वित, कि जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उसके नुकसान भी हैं। और इसी पर आप सबको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ सुनाओ। गर्वित क्लास 7 का स्टूडेंट था। क्या कहा, फिर से कहना। अब मैं क्या करूँ, मेरी कहानी के पात्र का नाम भी गर्वित ही है,
तुम सुनो तो सही। कहानी तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर देख लेना। हाँ हाँ, पहले सुनो तो सही। गर्वित क्लास 7 का स्टूडेंट था। वो रोज जैसे ही अपने स्कूल से आता, बिना हाथ मुंह धोए अपनी मम्मी का मोबाइल लेकर झट से उसमें गेम खेलने बैठ जाता। उसके मोबाइल की ये लत उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने पापा से छिपकर मोबाइल में गेम्स खेला करता। वैसे तो गर्वित पढ़ने में होशियार था, मगर अपने घर में वो अकेला बच्चा था, जिसके कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। उसके पापा हमेशा उसे समझाते कि गर्वित, मोबाइल का शौक कम से कम रखा करो, अभी तुम छोटे हो, इसलिए पढ़ने लिखने में ध्यान दिया करो। वो पापा की बात में हाँ मिला देता, मगर उसका मोबाइल प्रेम कम ही नहीं हो रहा था। स्कूल में एनुअल डे की तैयारियां चल रही थी। टीचर्स ने सभी बच्चों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स फिक्स कर दिए थे। एक डिबेट कंपटीशन भी रखा गया, जिसका सब्जेक्ट था मोबाइल फोन और आज के बच्चे। गर्वित और उसके फ्रेंड्स को ये थीम बहुत पसंद आई। गर्वित ने एनुअल डे कंपटीशन में मोबाइल फोन के सपोर्ट में बोलने का सोचा। उसके हिसाब से आज के दौर में बिना मोबाइल फोन के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उसने ये बात अपने पापा के साथ शेयर की और कहा कि पापा, क्या आज हम बच्चों की लाइफ बिना मोबाइल फोन के पॉसिबल है? गेम्स खेलना चाहो तो गेम्स खेल लो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी हम मोबाइल्स के जरिए निकाल सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत काम की चीज है, आप क्या कहते हैं? गर्वित के पापा बोले, बेटा, तुम भी मोबाइल फोन के खूब शौकीन हो, इसलिए तुम्हें भी इसके बिना सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, पर मेरे विचार से बच्चों के लिए तो मोबाइल एकदम बेकार और यूजलेस डिवाइस है। गर्वित ने अपने पापा से पूछा, वो कैसे? तो उन्होंने बताना शुरू किया, बेटा, जब हम कोई फिजिकल गेम खेलते हैं तो उससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों का विकास होता है। जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेल खेलते हैं तो वहाँ भाग दौड़, शरीर की मेहनत और इंटेलिजेंस स्किल्स डेवलप होती हैं। शरीर से पसीना बहता है, हाथ पैर और मसल्स मजबूत होती हैं और रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी का ओवरऑल विकास होता है। वहीं जब तुम मोबाइल लेकर उस पर गेम्स खेलने बैठते हो तो अकेले अकेले आंखें गड़ाए स्क्रीन पर उलझे रहते हो। इससे शरीर के कौन से अंग का विकास होता है? उल्टा मैंने तो कई बच्चों को देखा है जो अधिक मोबाइल फोन चलाने से अपनी आंखें खराब कर चुके हैं और बचपन में ही अपनी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेटा, ऑप्शंस कभी एक्सीलेंट नहीं हो सकता। बुक्स या टीचर्स का ऑप्शन कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। कठिन और मुश्किल प्रॉब्लम्स भले ही हम मोबाइल फोन में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, मगर स्कूल्स, टीचर्स और बुक्स की अपनी अलग ही वैल्यू होती है। इसलिए मेरे विचार से मोबाइल फोन का प्रयोग बच्चों को कम से कम करना चाहिए। गर्वित को भी अब अपने पापा की बात समझ आने लगी। उसे भी लग रहा था कि सच में मोबाइल फोन के कारण उसकी भी जिंदगी बदलती जा रही है। पहले वो मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को ओरली ही मिनटों में सॉल्व कर लिया करता, मगर जब से उसने मोबाइल फोन में कैलकुलेटर चलाकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है, उसका समय तो बच रहा है, पर मैथ्स पर उसकी पकड़ कम होती जा रही है। यही नहीं, पहले वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाया करता था, मगर अब आंखें फाड़े नजर गड़ाए गेम खेलता रहता है। ना ही किसी दोस्त से मिलना, ना ही एक दूसरे से कोई बात। तभी वो बोल उठा, बस बस पापा बस, अब मेरी समझ में आ गया है कि मोबाइल को जितना यूजफुल मैं समझ रहा था, सच में उतना वो है नहीं। हम दोस्तों का तो सारा मिलना जुलना ही इस फोन के डिब्बे ने बिगाड़ कर रख दिया है। अब मैं अपने एनुअल डे फंक्शन में मोबाइल के सपोर्ट में नहीं बल्कि इसके अगेंस्ट बोलूंगा और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि मोबाइल का यूज कम से कम करें। आज से बिना बात के मोबाइल पर टाइम पास करना बंद और सच में पढ़ना, लिखना और खेलना चालू। गर्वित के पापा खुश होकर बोले, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और एनुअल डे के दिन जब गर्वित ने अपने बदले हुए विचार सबको बताए तो सबने खूब तालियां बजाई और उसे अवार्ड भी मिला। तो बताओ कैसी लगी आप सबको मेरी ये स्टोरी? बहुत अच्छी।
तो फाइनली मुझे अवार्ड मिल ही गया, यही सबसे अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, बात सिंपल सी है कि अगर नॉलेज ही लेनी है तो बुक्स पढ़कर भी हम नॉलेज ले सकते हैं। बुक्स हमारी वोकैबुलरी तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही साथ ज्ञान भी देती हैं। रात के समय में अच्छी किताबें पढ़कर सोने से अच्छी नींद आती है। गर्वित, मुझे तो दिन में भी किताबें पढ़ने से नींद आती है। लेकिन अभियुक्त, किताबें पढ़ने से रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं और रीडिंग हैबिट भी बनी रहती है, इसलिए पढ़ा करो। क्या पता अगले साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर तुम ही बन जाओ। और अगर चाहो तो अपने इंटरेस्ट की बुक्स के लिए 5 मार्च तक दिल्ली के प्रगति मैदान भी जा सकते हो, जहां लगा हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर। फ्रेंड्स, अच्छी बात ये है कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फ्री है। बस आपको या तो स्कूल ड्रेस में या स्कूल आईडी कार्ड लेकर जाना होगा। वाह गर्वित, तुमने तो ये मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी वर्ल्ड बुक फेयर में जरूर जाऊं। हाँ, मेरा स्कूल तो हमें लेकर भी जाने वाला है और वहाँ हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटीज भी प्लान की गई हैं, जैसे ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। अरे, साइंस के एक्सपेरिमेंट से मुझे याद आया कि क्या कोई बता सकता है कि 28 फरवरी को क्या है? हाँ, फरवरी मंथ का लास्ट डे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अरे नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। सोचो सोचो। हाँ, मुझे पता है, इस दिन है नेशनल साइंस डे। बिल्कुल ठीक। और क्या आपको ये भी पता है कि इसे क्यों मनाते हैं? नहीं, हमें नहीं पता, आप ही बता दो। हमारे देश यानी भारत में साल 1986 से हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन ने कोलकाता में 1928 को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उनकी यह खोज 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई, जिसके कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स साइंस के प्रति अट्रैक्ट हों और इस फील्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, साथ ही साथ साइंस और साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में भी जानें। अच्छा, इसीलिए हमारे स्कूल में भी साइंस एग्जीबिशंस प्लान की गई है। बिल्कुल, इसीलिए इस दिन साइंस इंस्टीट्यूट्स, लैबोरेटरीज, साइंस अकेडमीज, स्कूल्स, कॉलेजेस और साइंटिफिक ट्रेनिंग सेंटर्स में कई एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं। साथ ही इस दिन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कोई ना कोई थीम होता है और इस साल यानी 2023 का थीम है वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान जरूरी, यानी विश्व के कल्याण के लिए विज्ञान जरूरी है। और ये बात भी सही है, अगर हमें निरंतर आगे बढ़ना है तो विज्ञान का सहारा तो चाहिए ही, फिर चाहे वो खेती में हो या किसी और चीज में। बिल्कुल सही वैष्णवी। अब एग्रीकल्चर में ही ले लो। हमें तो यही पता था कि तरबूज गोल होते हैं और अंदर से लाल होते हैं, पर साइंस मैगजीन से मुझे पता चला कि तरबूज चौकोर भी होते हैं और अंदर से पीले भी। ये साइंस का ही तो कमाल है। हम यहाँ एक बंद कमरे में बोल रहे हैं, मगर साउंड वेव्स के थ्रू सारी दुनिया हमें सुन रही है। ये भी तो साइंस ही है। आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। ये भी तो साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। विज्ञान और वैज्ञानिक की तो हमेशा पूछ होती है, ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं, नई नई खोजों द्वारा जग में खुशियां लाऊं। वैज्ञानिक महान होते हैं, नहीं समय अपना खोते हैं, नहीं जान कोई पाता है, कब जागते हैं कब सोते हैं। नए नए आविष्कारों से दिशा दिशा चमकाऊं, ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं। सब उसको आदर देते हैं, नाव देश की ये खेते हैं, दुनिया में यश फैलाते हैं, गलत नहीं कुछ बतलाते हैं, नित्य नई खोज करते हैं, हर कमी को ये भरते हैं,
विज्ञान पताका फहराते हैं, भारत देश का ये धरते हैं। करूं मनुष्य जाति की सेवा, सबका आदर पाऊं, ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं। ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं। अच्छा दोस्तों, मेरी एक पहेली का जवाब दोगे? हाँ हाँ, पूछो पूछो। गोलू और मोलू दोनों दोस्त हैं। एक दिन गोलू की मुर्गी ने मोलू के घर जाकर अंडे दिए। तो बताओ, अंडे किसके हुए, गोलू के या मोलू के? मोलू के, क्योंकि मुर्गी ने अंडे मोलू के घर जाकर दिए। अरे नहीं खुश, अंडे तो गोलू के होने चाहिए थे, क्योंकि मुर्गी तो गोलू की है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ना गोलू के ना मोलू के, अंडे तो मुर्गी के हैं। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन। बात चली है दोस्ती की, तो हमारी लाइफ में मम्मी पापा के बाद अगर कोई हमारा सच्चा साथी है तो वो होते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों के होने से हम कभी अकेला महसूस नहीं करते। खाया पिया, खेला कूदा और मस्त रहे। अच्छे फ्रेंड्स हमेशा हमें गाइड, सपोर्ट और हमारी मदद करते हैं। सही कहा तुमने गर्वित। फ्रेंड्स के बिना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है। अच्छे दोस्त ना सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं, बल्कि गलत काम करने से रोकते भी हैं। हाँ, सच्ची दोस्ती में एक अच्छा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। और इसी सच्ची दोस्ती पर कहानी सुनाने के लिए हमारे बीच है नीतू दीदी। तो चलिए सुनते हैं उनसे कहानी। हेलो बच्चों, मैं आपकी नीतू दीदी आज आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है सच्ची दोस्ती। यह कहानी 2 बच्चों पर आधारित है, आदित्य और तरुण। आदित्य आज बहुत खुश था। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज उसके सबसे पक्के दोस्त तरुण का बर्थडे था। आज सुबह स्कूल में तरुण सबके लिए चॉकलेट भी लाया था। मैडम और पूरी क्लास को उसने एक एक चॉकलेट भी दी थी। लेकिन उसने अपने सबसे अच्छे और पक्के दोस्त आदित्य को मुट्ठी भर चॉकलेट दी। पूरी क्लास को उसने शाम को अपने बर्थडे में इनवाइट भी किया। आदित्य को तो ना जाने उसने कितनी बार पार्टी में आने को कहा। बोला, आदित्य तुम मेरे सबसे अच्छे और पक्के दोस्त हो। अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और केक भी नहीं काटूंगा। तो पक्का तुम्हें आना है। यह सुनकर आदित्य हंस पड़ा और बोला, नहीं, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ना आऊं? मैं जरूर आऊंगा, बहुत मस्ती करेंगे। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं। आदित्य और तरुण की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, साथ में पढ़ाई करते, खेलते। दोनों पढ़ने में ही बहुत होशियार थे। आज से 1 साल पहले ही तरुण के पिताजी का इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। वो जब स्कूल में पहली बार आया तो बहुत ही घबराया हुआ था। स्कूल के कुछ बच्चों ने तो उसे नया जानकर परेशान भी किया था। तो ऐसे में आदित्य उसकी सहायता के लिए आगे आया। जो भी तरुण को परेशान करता वह उससे भिड़ जाता। तरुण को उसने पढ़ाई में भी बहुत सहायता की और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। स्कूल से घर आकर आदित्य अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे दोस्त तरुण का आज बर्थडे है और उसके घर में बर्थडे पार्टी है। मेरी क्लास के सभी बच्चे जाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊंगा। आदित्य की माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई। बोली, ठीक है बेटा, शाम को तैयार हो जाना, तुम्हारे पापा उसके घर छोड़ देंगे। लेकिन यह तो बताओ, तुम अपने दोस्त को क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? किस लिए मम्मी? आदित्य मासूमियत से बोला, बर्थडे पार्टी में अपने दोस्तों को गिफ्ट किया जाता है। तरुण के लिए छोटा सा गिफ्ट ले लेना। मम्मी की यह बात सुनकर वह सोच में पड़ गया। उसका दोस्त एक बहुत ही संपन्न परिवार से था। रोज गाड़ी से आता था। उसके कपड़े, लंच बॉक्स सभी बहुत ही कीमती थे। उसको मैं क्या गिफ्ट दूं? उसके पास तो सब कुछ है। आदित्य को कुछ सोचते देख मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि क्या गिफ्ट दूं, उसके पास तो सब कुछ है। आदित्य की मासूमियत वाली बातें सुन मम्मी हंस पड़ी और बोली, कुछ भी ले लो बेटा, महीने के आखिरी दिन है, पापा की सैलरी मिलने में अभी टाइम है। तुम यह 100 रुपए ले लो और अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना। गिफ्ट में पैसे को कभी नहीं देखना चाहिए, यह मन की बात होती है। आदित्य के हाथ में उन्होंने 100 रुपए पकड़ाए। ऐसा क्या लूं जो तरुण को पसंद आएगा?
फिर क्या, वह अपने घर के पास वाली छोटी सी मार्केट में चला गया, लेकिन वहाँ सारी चीजें बहुत ही महंगी थी। आदित्य ने बहुत कुछ सोचा, फिर उसने एक पेन ले लिया। शाम को आदित्य के पिताजी तरुण के घर के पास उसे छोड़कर आ गए और कहा कि मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। तरुण का घर रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े गिफ्ट के पैकेट हाथ में लेकर अंदर जा रहे थे। आदित्य इतनी चकाचौंध देखकर घबरा रहा था। वह बिल्कुल सामान्य कपड़ों में था और बाहर खड़ा अंदर जाने से झिझक रहा था। इतने में उसकी क्लास का ही एक साथी अंकित हाथ में गिफ्ट लिए आता दिखाई दिया। उसने आदित्य को बाहर खड़ा देखा और बोला, आदित्य यहाँ क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ अंदर। वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी रोशनी चकाचौंध उसने फिल्मों में ही देखा था। बहुत सारे लोग हंस बोल रहे थे, तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। कुछ सजे धजे बच्चे भी डांस कर रहे थे। वेटर स्नैक्स लोगों को सर्व कर रहे थे। सभी लोग खुश थे। बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा था जिसके बगल में बहुत सारे गिफ्ट थे। गिफ्ट को देख आदित्य ने सोचा कि उसका छोटा सा गिफ्ट किसी को नजर भी आएगा क्या। आदित्य के दिल में ना जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। उसके पैर धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे। इतने में तालियों की आवाज आने लगी और एक तरफ से तरुण राजकुमार की तरह सजा धजा आता हुआ दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। पास आने पर उसकी मम्मी ने उसे केक काटने के लिए कहा। तरुण भी केक काटने के लिए झुका, परंतु तुरंत ही वह ऊपर कोट के आसपास देखने लग गया। मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा? तरुण मुस्कुराकर इधर उधर देखता जा रहा था। तभी उसकी निगाहें दूर पर्दे के पास खड़े आदित्य के ऊपर पड़ी, जो पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। तेजी से बढ़ता हुआ वह उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ के टेबल के पास ले आया। बोला, मम्मी यह आदित्य है, मेरा सबसे अच्छा और पक्का दोस्त। मैं इसके साथ मिलकर केक काटूंगा। मम्मी भी हंस पड़ी। बिल्कुल बेटा। तरुण ने आदित्य का हाथ पकड़ के केक काटा और उसको खिलाया भी। आदित्य का एक हाथ पॉकेट में देख उसने अपने गिफ्ट के बारे में पूछा। आदित्य ने झिझकते हुए अपने पॉकेट से पेन निकाला और तरुण को पकड़ा दिया। तरुण पेन को देखकर बहुत खुश हो गया और आदित्य का हाथ पकड़कर बोला, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है यह पेन। गिफ्ट में प्राइस नहीं, प्यार इम्पोर्टेंट होता है। मेरे बर्थडे का यह सबसे अच्छा गिफ्ट है। तरुण की यह बात सुनकर आदित्य बहुत खुश हो गया और अब यह दोस्ती और पक्की हो गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब नीतू दीदी को अनुमति दीजिए। बाय बाय। वाह, कहानी सुनकर तो मजा आ गया। सही कहा गर्वित। बच्चों की दोस्ती छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखती। मगर फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारे जानने का वक्त हो चला है, तो आज अपनी बातों को देना होगा यही विराम। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।